हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं सीटेट का प्रीवियस पेपर जो इंग्लिश का सेक्शन है। लैंग्वेज 1 और 2 दोनों के लिए सफिशिएंट है। इसी प्रीवियस पेपर को हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। अगर आप सीटेट की तैयारी करते हैं, यूपी टेट, किसी एस्टेट और किसी एवीएस की तैयारी करते हैं, केवीएस का ना, तो उन सब के लिए बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत काफ़ी सफिशिएंट ये वीडियो है। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टॉप में देखते हैं कि क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि डायरेक्शन जो दिया है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस, जो 121 से 128 है, दैट फॉलो बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट एंड मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस। कहने का मतलब क्या है कि जो सीटेट के पेपर में जो आपका इंग्लिश का सेक्शन आता है ना, लैंग्वेज 1 हो या लैंग्वेज 2 हो, तो इसमें जो इंग्लिश का सेक्शन आता है वो करीब करीब 30 मार्क्स को कवर करता है। और इस वीडियो को, इस क्लास को अगर अच्छे से अगर आप देखते हैं ना, तो लॉजिक के साथ में, सीक्वेंस के साथ में आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हम पैसेज को पूरा करते हैं, मतलब इंग्लिश सेक्शन में हम अच्छे मार्क्स कैसे कवर करें। देखिए, सबसे पहले हम टॉप में ये देखते हैं कि पैसेज, सबसे पहले पैसेज आपको दिया रहता है। डायरेक्शन है कि पैसेज को आप अच्छे से पढ़िए, जिसमें 121 से 128 तक जो क्वेश्चंस है ना, इसी पैसेज के बेस पर है, और उसमें से आप अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस, ऑप्शंस को ढूंढिएगा जो कौन करेक्ट है। अब इस मतलब पैसेज को हम देखते हैं। पैसेज दिया है अबाउट साइंस, साइंटिफिक स्टडीज़ के बारे में कुछ दिया है कि एज साइंस प्रोग्रेसेस सुपरस्टिशंस आउट टू ग्रो लेस। मतलब जैसे ही साइंस का ग्रोथ होता है ना, वैसे ही सुपरस्टिशन, जो अंधविश्वास होते हैं, वो कम होने लगते हैं। अंधविश्वास बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाता है, कुछ कम होने लगता है। ऑन द होल दैट इज़ ट्रू, हाउएवर इट इज़ सरप्राइजिंग हाउ सुपरस्टिशंस लिंजर ऑन। अब देखिए, वैसे भी बहुत काफ़ी एक सरप्राइजिंग फैक्ट होता है ना कि सुपरस्टिशन अच्छे खासे लोगों पे भी हावी रहता है। इफ़ वी आर टेम्पटेड टू लुक डाउन द सेवेज टाइप्स एंड होल्डिंग सच आइडियाज, वी शुड रिमेंबर दैट इवन टुडे अमॉन्ग्स्ट मोस्ट सिविलाइज्ड नेशंस a great many equally stupid superstitions exist and are believed in by great many people। यानी कि बहुत काफ़ी लोग और बहुत काफ़ी सिविलाइज्ड जो सेक्शन है सोसाइटी में ना, वो लोग भी इस पे बहुत काफ़ी इससे प्रभावित होते हैं। हालांकि जो इस पेपर में जो आपको मतलब पैसेज जो दिया रहता है ना, पैसेज को आप थॉरली पढ़ना शुरू कर दीजिएगा ना, तो आपका टाइम किलिंग होगा। टाइम को वेस्ट होने से बचाना है। सबसे पहले क्वेश्चन को करने का तरीका होता है कि पैसेज को थॉरली पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन से हम मूव करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला जो यानी कि 121 नंबर क्वेश्चन है, ये क्या बोला है कि वी शुड नॉट डिस्पाइज द सेवेज टाइप्स। जो सेवेज टाइप्स के बारे में बात हो रहा है, बिकॉज मतलब हमें कभी भी किसी मतलब जैसे किसी सेवेज टाइप्स का, किसी भी प्रजाति का, अगर हमें जो जंगली प्रजाति वाले लोग हैं, उनका कभी हमें तिरस्कार नहीं करना चाहिए, उनका हमें निंदा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि क्या है, अब इसमें देखिए जो आपके पैसेज से जो दिया हुआ है, पैसेज में थोड़ा सा हम देखने वाले हैं कि ये क्या बोलना चाहता है। अब देखिए, जहाँ पर दिया है सेवेज टाइप्स, उसको हम देखने वाले हैं। देखिए, एज साइंस प्रोग्रेसेस सुपरस्टिशन आउट टू ग्रो लेस, ऑन द होल दैट इज टू हाउएवर सरप्राइजिंग। मतलब इसमें सेवेज टाइप्स, हाँ ये देख सकते हैं 4th लाइन में सेवेज टाइप्स। अब इसमें थोड़ा देखते हैं। इफ़ वी आर टेम्पटेड टू लुक डाउन ऑन द सेवेज टाइप्स फॉर होल्डिंग सच आइडियाज, यानी कि अगर सेवेज टाइप्स को अगर हम लुक डाउन अपन करते हैं, मतलब उन्हें नीचे दृष्टिकोण से देखते हैं ना, वी शुड रिमेंबर दैट इवन टुडे अमॉन्ग्स्ट मोस्ट सिविलाइज्ड नेशंस ग्रेट मेनी इक्वली स्टूपिड सुपरस्टिशन एग्जिस्ट एंड आर बिलीव्ड इन मेनी बाय ग्रेट मेनी पीपल। मतलब सिर्फ कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो कि यहाँ पर सेवेज टाइप्स के नाम से दिया हुआ है, सिर्फ इनसे अगर हम तिरस्कार करते हैं, डिस्पाइज करते हैं ना, तो ये सही चीज़ नहीं है। क्योंकि सिविलाइज्ड लोग भी, मतलब अच्छे खासे लोगों की सोसाइटी में भी सुपरस्टिशन कुछ हावी रहता है। अब देखिए इसमें बोलना क्या चाहा है। पहला जो दिया है कि दे डू नॉट बिलीव इन साइंस। अच्छा देखिए, हम इसमें देखिए नोट जो दिया है ना, इसमें बहुत काफ़ी बारीकी से आपको आंसर करने की ज़रूरत है। यानी कि हमें सेवेज टाइप्स के डिस्पाइस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे लोग साइंस में विश्वास नहीं करते हैं, ऐसा तो नहीं है। पैसेज के अकॉर्डिंग ये तो नहीं बोला गया है। दे इंडल्ज इन यूजलेस आर्गूमेंट्स। अच्छा, सिर्फ बहस कर देते हैं गलत, इसीलिए उनको हम डिस्पाइस करेंगे, ये भी सही नहीं है। दे हैव स्टॉप्ड बीइंग सुपरस्टिशंस, यानी कि सुपरस्टिशन यानी कि अंधविश्वासी नहीं हो पाते हैं, इसीलिए उन्हें उनसे नफरत करनी चाहिए, ये भी नहीं है। 4th नंबर देखिएगा, दिया है कि वी आर नो लेस सुपरस्टिशियस देन दे आर। मतलब ये सफिशिएंट आपको दिख रहा है।
यानी कि हमें सैवेज टाइप्स से डिस्पाइस नहीं करने चाहिए, तिरस्कार नहीं करनी चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए, मतलब उनसे नफरत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग भी जो है ना उनसे कहीं कम सुपरस्टिशस नहीं होते हैं। हम लोगों के पास में भी कुछ अंधविश्वास ऐसे होते हैं जिनसे हम भी हावी हैं, हम पे भी वो हावी है सुपरस्टिशस, मतलब सुपरस्टिशन हम पर भी हावी है। इसमें ऑप्शन नंबर आपका 4 होगा, क्योंकि सिर्फ एक लोगों की बात नहीं हो रही है, कुछ ऐसे मतलब सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है जहाँ पर सुपरस्टिशन आज भी हावी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 122, जिसमें दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ साइंटिफिक बेसिस फॉर इट। अब किसमें साइंटिफिक बेसिस को आधार माना है? देखिए, वी शुड नॉट वॉक अंडर अ लैडर। अच्छा, लैडर के नीचे हम नहीं डरे, हालांकि इससे तो कोई इसका मतलब है नहीं। नंबर 13 इज ऑस्पिशियस। अच्छा, 13 नंबर इन ऑस्पिशियस है, अशुभ माना जाता है, ये भी नहीं बोला गया। टेलिस्मेंट्स एंड चार्म्स ऑलवेज ब्रिंग लक। अच्छा, इसके बारे में भी बात नहीं हुई है। अब देखिए, हाँ, जो 4th नंबर ऑप्शन है ना कि फ्राइडेज आर एज गुड एज अदर डेज। अब इस फ्राइडे के बारे में कुछ बातें पैसेज में ज़रूर हुई हैं, इसके बारे में हमें समझने की ज़रूरत है। अब पैसेज में थोड़ा बढ़ रहे हैं कि साइंटिफिक बेसिस किसके बारे में बोला हुआ है। अब हम देखिए, शुरू से आ रहे हैं, एक बार थॉरली हम देख रहे हैं कि देखिए तो अब इसमें फ्राइडे के बारे में कुछ बोला हुआ है। देखिए, समझते हैं कि यहाँ तक तो रिफ्यूज टू वॉक अंडर लैडर मैनी पीपल बाय चार्म्स एंड टेंशंस बिकॉज दे थिंक द ब्रिंग लक इवन in civilized nations today many laws are made on the basis of principle which are just as much unproved. For instance, it is often held the principle that the white people and one nature superior। मतलब इसमें कुछ फ्राइडे मतलब कुछ दिया है बेसिस साइंटिफिक स्टडीज़ के बारे में, इसके बारे में हम देख रहे हैं, जिसमें आपका दिया होगा मतलब बेसिस दिया होगा। साइंटिफिक बेसिस क्या है? अब देखिए हो सकता है ऊपर, हाँ देखिए तो यहाँ पर है। अब इसमें देखिए यहाँ पर है कि देखिए, सम पीपल विल नॉट सिट डाउन 13 एट अ टेबल और विल नॉट लाइक टू स्टार्ट एनीथिंग इंपॉर्टेंट ऑन फ्राइडे और रिफ्यूज टू वॉक अंडर अ लैडर। यहाँ तक से मतलब जो हमारे पास में क्वेश्चन जो बोला है ना, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा जवाब देते हैं। एक चीज़ बोला है कि फ्राइडेज आर एज गुड एज अदर डेज, यानी कि फ्राइडे उतना ही अच्छा है जितना कि अदर डेज है। साइंटिफिक बेसिस इसी के बारे में पैसेज में बोला गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होना चाहिए। 123 नंबर जो क्वेश्चन है कि हु बिलीव इन सुपरस्टिशन, यानी कि सुपर अंधविश्वास में कौन लोग विश्वास करते हैं। इस पैसेज के अकॉर्डिंग अंधविश्वास में कौन लोग विश्वास करते हैं, कौन कौन है? यानी कि ऑल सिविलाइज्ड नेशन, यानी कि बहुत काफ़ी जो सभ्य नेशन है वे लोग। ऐसा थोड़ी है कि सबसे ज़्यादा जो सभ्य है वही लोग अंधविश्वासी है, ऐसा नहीं है। वनली सम सिविलाइज्ड, सिर्फ सिविलाइज्ड, ये भी गलत है, सिर्फ बोला है, वनली सिविलाइज्ड ये गलत हो जाएगा। वनली सम ट्राइबल्स, सिर्फ कुछ ट्राइबल्स, ये भी गलत है। हाँ, पैसेज में जो मैच कर रहा है ना 4th नंबर है कि ऑल ट्राइबल्स एंड सम सिविलाइज्ड नेशंस, यानी कि सारी जो प्रजाति वाले लोग होते हैं ना वे लोग और सिविलाइज्ड नेशन, कुछ सिविलाइज्ड नेशन है जो आज भी अंधविश्वास का शिकार रहा हुआ है। इस पैसेज के अकॉर्डिंग यही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे हम देखते हैं 124 नंबर क्वेश्चन जो दिया है कि स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एंशिएंट ग्रीक्स वेयर सुपेरियर टू अदर यूरोपियंस। अच्छा, जो एंशिएंट ग्रीक जो था ना मतलब यूरोपियन नेशन से बहुत काफ़ी समृद्ध था, बहुत काफ़ी ऊपर था, सर्वोत्तम था। हालांकि ऐसा थोड़ी ना कुछ बोला गया है। साइंस हेल्प्स अस फाइट सुपरस्टिशन, हाँ ये तो करेक्ट है कि साइंस हमें मदद करता है सुपरस्टिशन से लड़ने में। जो साइंटिफिक स्टडीज़ करते हैं ना, जो साइंस में अच्छा नॉलेज रखते हैं वे लोग कभी भी सुपरस्टिशन का शिकार नहीं होते। यानी कि ए गलत है और बी सही है। इसमें देख सकते हैं कौन सा है। अब पहला बोला है कि ए इज़ राइट, हाँ ये तो गलत है क्योंकि ए राइट नहीं है। दूसरा है ए इज़ रॉन्ग, हाँ ए तो रॉन्ग है, एंड बी इज़ राइट, हाँ ये सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर होना चाहिए, क्योंकि इसमें बोला है कि ए गलत है और बी सही है, और वैसे भी देख रहे हैं कि बी आपका सही पार्ट है। नेक्स्ट देखते हैं 125 नंबर क्वेश्चन, समझते हैं इसे कि विच पार्ट ऑफ अ स्पीच इज अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यानी कि
ऑन द होल दैट इज़ ट्रू, इसमें जो अंडरलाइंड जो वर्ड है ना, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग ये कौन सा पार्ट है, मतलब ये डिटरमाइनर कहे जाएंगे, प्रोनाउन, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, ये क्या कहे जाएंगे। तो देखिए एक चीज़ समझिएगा, आपके सेंटेंस में ना अगर दैट का अगर यूज हुआ है, अगर आपके सेंटेंस में दैट का यूज हुआ है और दैट के तुरंत बाद अगर कोई वर्ब आया हो, वर्ब हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, तो वो दैट वहाँ पर प्रोनाउन का काम करता है। हालांकि इस क्वेश्चन का इस पैसेज से कोई लेना देना नहीं है, आपके कॉमन बेस्ड क्वेश्चंस को मतलब पूछा हुआ है आपके नॉलेज को टेस्ट करने के लिए, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। यानी कि दैट जो है ना पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग प्रोनाउन है। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं 126 नंबर क्वेश्चन कि आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब ये जो सेंटेंस दिया हुआ है, जो अंडरलाइन किया हुआ वर्ड जो है ना ये ऑफेन, इस ऑफेन को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग हम क्या कहेंगे। देखिए ऑफेन का अर्थ होता है प्रायः, और ऑफेन पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग ये क्या है दिया है कि प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन तो हम इसको नहीं बोलेंगे, गलत हो जाएगा। टू एडवर्ब, हाँ एडवर्ब है, एडवर्ब है, ये इसलिए एडवर्ब है क्योंकि ये किसी भी एक्शन को मॉडिफाई कर रहा है, किसी एक्शन को मॉडिफाई कर रहा है। ऑफेन एक एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव नहीं हो सकता है, प्रीपोजिशन भी नहीं हो सकता है, यानी कि ऑप्शन आपका इसमें हो सकता है सिर्फ 2, यानी कि एडवर्ब। ऑफेन एक एडवर्ब है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग, ये चीज़ समझना है। 127 नंबर क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक विद इन द फॉलोइंग सेंटेंस, मतलब निम्नलिखित में से जो मतलब खाली स्थान जो है ना उसको भरना। क्या बोला है कि डैश इज अपोजिट। हाँ देखिए पहले समझिए क्वेश्चन को, ये बोला है अपोजिट मतलब उल्टा, बोला कि डैश इज द अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड सुपेरियर। हाँ देखिए इसको भी थोड़ा समझने की जरूरत है। एक वर्ड जो होता है सुपेरियर, और सुपेरियर के जस्ट अपोजिट कौन सा वर्ड है, मतलब उल्टा कौन सा वर्ड है। सुपेरियर का बेसिकली मीनिंग होता है सर्वोत्तम, सबसे अच्छा, माने बहुत बढ़िया। अब इस बहुत बढ़िया का उल्टा मीनिंग वाला कौन सा वर्ड हो सकता है, हायर नहीं होगा, ये तो गलत है। हालांकि देखिए कुछ क्वेश्चंस इसमें पैसेज वाले सेक्शन में, रीडिंग सेक्शन में ना कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि कॉमन नॉलेज यानी कि कॉमन सेंस के आधार पे होते हैं, या और कहें तो आपकी अपनी नॉलेज को टेस्ट करने के लिए आते हैं, पैसे से उनका लेना देना नहीं है। जैसे इस क्वेश्चन का पैसे से कोई लेना देना नहीं है, आपके नॉलेज को टेस्ट किया जा रहा है। अब सुपेरियर का अपोजिट उल्टा हायर तो नहीं है, अब प्रायर भी नहीं है, प्रायर मतलब पहले वाला होता है, इन्फेरियर हाँ ये है। सुपेरियर मतलब सबसे उत्तम, सबसे अच्छा, इन्फेरियर का मतलब होता है सबसे घटिया, सबसे खराब, जस्ट ये उल्टा है, अपोजिट है। तो आपका आंसर पार्ट 3 इन्फेरियर होना चाहिए। 4 नंबर दिया है लोअर, ऐसा लोअर की बात नहीं हो रही है, लोअर हायर की बात नहीं हो रही है। हम इसमें देने वाले हैं कि कौन सा अपोजिट है सुपेरियर का, तो आपका समझ जाइएगा कि सुपेरियर का अपोजिट आपका इन्फेरियर होता है, मतलब घटिया। नेक्स्ट हम 128 नंबर क्वेश्चन हम करते हैं जो सबसे टॉप में दिया हुआ है, इसको थोड़ा हम समझते हैं। दिया है कि द स्टेटमेंट विच बेस्ट सम्स ऑफ द पैसेज इज, यानी कि इस पैसेज में जो भी आपको दिया हुआ है ना, इस पैसेज को सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से समअप कौन करता है, मतलब इसको कौन समराइज अच्छे से कर रहा है, इसका सेंट्रल थीम कौन बता रहा है। पहला दिया है कि सुपरस्टिशंस डिसअपीयर विद द एडवांसमेंट ऑफ साइंस। अच्छा एक मिनट, जो सुपरस्टिशन होता है ना, ये सुपरस्टिशन जो होता है या डिसअपीयर हो जाता है विद द एडवांसमेंट ऑफ साइंस, ये तो गलत है। जब साइंस जब आगे बढ़ता है ना तो सुपरस्टिशन बिल्कुल ही समाप्त हो जाता है, ये कहना गलत है। बिल्कुल ही समाप्त कभी नहीं होता है, डिसअपीयर कभी नहीं होगा। हाँ दूसरा है कि इरेशनल बिलीव्स डिक्लाइन द एडवांसमेंट ऑफ साइंस। हाँ ये कह सकते हैं कि जो तर्क संगत, जो मतलब तर्क असंगत जो विश्वास होते हैं ना, ऐसे कोई बिलीफ जो कि तर्क पर नहीं आधारित है, वे उनका क्षय होना शुरू हो जाता है एडवांसमेंट ऑफ साइंस, यानी कि साइंस के बढ़ने से। मतलब साइंस जैसे ही आगे बढ़ता है ना तो बेकार की जो बिलीफ होती है वो ख़त्म होने लगती है। हाँ ये सही लग रहा है।
फिर भी थर्ड नंबर को पढ़ रहे हैं कि सिविलाइज्ड नेशंस आर नो लेस दैन सुपरस्टिशन देन द सवेज, यानी कि सिविलाइज्ड नेशन जो है ना वो किसी सवेज टाइप से कम अंधविश्वासी नहीं होते हैं। हालांकि सारे सिविलाइज्ड थोड़ी ना होते हैं, सम सिविलाइज्ड नेशन है। वी आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द सवेज नेशंस इन आवर बिलीफ, यानी कि हम सवेज टाइप से बिल्कुल ही अलग हैं, मतलब नेशन। हालांकि ये तो सही है, लेकिन हाँ सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है 2 नंबर। 2 नंबर ये कह रहा है कि जो इरेशनल बिलीफ्स होते हैं ना ये ख़त्म होने लगते हैं जैसे ही साइंस आगे बढ़ता है, साइंटिफिक स्टडीज़ जब आगे बढ़ता है, जब आप तर्क संगत हो जाते हैं ना तो आपका जो इरेशनल बिलीफ जो होता है डिक्लाइन होने लगता है। ऑप्शन आपका 28 में 2 नंबर ऑप्शन सही है। अब देखिए आगे एक और पैसेज आपको दिया हुआ है, दिया है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो 129 टू 135, यानी 129 से 135 तक कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको आपको कवर करना है इस पैसेज के बेस पे। पैसेज को थोड़ा देख रहे हैं, दिया है कि इफ़ आई आस्क्ड व्हाट मैटर्स आर रिलेटेड टू द हेल्थ एंड हेल्थ डिसीजन। अच्छा, हेल्थ डिसीजन के बारे में बात हो रही है। मोस्ट ऑफ अस वुड आंसर हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स एंड पिल्स। अच्छा, बहुत काफ़ी लोग जवाब देते हैं हॉस्पिटल, डॉक्टर्स, पिल्स। येट वी आर all making a whole range of decisions about our health which go beyond this limited area of doctors pills. For example, मतलब इस पैसेज को हम थॉरली पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली क्वेश्चन को हम पकड़ें और क्वेश्चन के आधार पे हम करें कुछ। देखिए क्वेश्चन क्या है। अब जो 129 जो आपको दिख रहा है लेफ्ट साइड में सबसे टॉप में, ये 129 कह क्या रहा है इसको हम समझते हैं। दिया है कि व्हाई डज अ कॉमन मैन चूज टू वेयर अ सीट बेल्ट। हाँ देखिए इस पैसेज में ना, इस पैसेज के अकॉर्डिंग दिया है कि जो कॉमन मैन होते हैं सीट बेल्ट क्यों पहनते हैं। अब इसमें जो ऑप्शन जो दिया है इस ऑप्शन को ऐसे टिक नहीं लगाएंगे, हम ये देख सकते हैं कि देखिए ये तो कॉमन बेस आपका क्या सवाल क्या हो सकता है कि देयर इज़ अ लॉ फॉर इट, हमें सीट बेल्ट इसलिए लगाने चाहिए क्योंकि ये ऐसा नियम है। ही वॉन्ट्स टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, अपने को प्रोटेक्ट करना चाहता है। इट इज़ फिटेड इन द कार, कार में फिट आता है। फॉर फियर ऑफ द पुलिसमैन, पुलिसमैन से डरने के लिए। हम इसके अपने कॉमन बेस्ड जो नॉलेज होता है ना इसके बेस पे हम जवाब नहीं देंगे क्योंकि पैसेज का ये वर्कआउट है, यानी कि कॉमन मैन सीट बेल्ट पहनना क्यों चूज करते हैं। अब थोड़ा पैसेज को थोड़ा हम देखने वाले हैं, पैसेज में थोड़ा देखा जाए इस पैसेज में किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। हाँ देखिए अब इसमें देखिए स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं, इसी में दिया है कि वेदर टू वेयर सीट बेल्ट और नॉट इज अफेक्टेड बाय सेफ्टी कंसिडरेशंस टेकन टुगेदर बोथ दिस एग्जांपल सो हाउ पीपल रीच डिसीजंस अबाउट देयर हेल्थ। हाँ देखिए यही तो है आपका आंसर। सीट बेल्ट को लोग क्यों पहनते हैं इसका कंक्लूजन दिया है कि वे लोग अपने हेल्थ के बारे में कितने कॉन्शियस हैं, यानी कि जो इसमें ऑप्शन होगा आप देख सकते हैं नीचे की ओर। अब ये करें लोग कॉमन मैन सीट बेल्ट इसलिए पहनते हैं कि लॉ है ऐसा, इससे नहीं, क्योंकि ही वॉन्ट्स टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, क्योंकि अपने आप की वो रक्षा करना चाहते हैं। सीट बेल्ट सिर्फ आप इसलिए पहनते हैं कि नियम है या कार में फिट आता है या तो पुलिसमैन से डरते हैं, तो ये गलत नियम है। अब सीट बेल्ट इसलिए डाला जाता है क्योंकि अपने आप को प्रोटेक्ट करना होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट है, यानी कि सही है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 130, और जो 130 दिया है सबसे टॉप में देख सकते हैं, सबसे टॉप में जो 130 नंबर क्वेश्चन दिया है इसके बारे में कुछ हम डिस्कस करें। 130 दिया है कि स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स दो इट इज़ वेरी डेंजरस सम पीपल डोंट क्विट स्मोकिंग, यानी कि ये बहुत काफ़ी डेंजरस है, कुछ लोग ऐसे हैं जो स्मोकिंग छोड़ते नहीं हैं, ऐसे तो हैं। वेदर और नॉट टू ड्रिंक अल्कोहल इज़ नॉट अ हेल्थ डिसीजन, यानी कि चाहे हम मतलब शराब अल्कोहल छोड़ दें या नहीं छोड़ दें, हेल्थ डिसीजन नहीं है ऐसा। हाँ ये कहना तो गलत है, बी नंबर तो बिल्कुल ही गलत है। हाँ ए नंबर सही है कि जैसे ही मतलब भले ही लोग जानते हैं कि ये बहुत काफ़ी डेंजरस है फिर भी लोग स्मोकिंग करना छोड़ते नहीं। ए ऑप्शन सही है, बी गलत है। अब इसमें देखिए तो ए ऑप्शन सही है और बी गलत है, यानी कि पहला ही आपका ऑप्शन सही है, यानी कि ए इज़ राइट एंड बी इज़ रॉन्ग, माने ए सही है और बी आपका गलत है।
ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं 131 क्वेश्चन क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पीसेस ऑफ एडवाइस कैन बी इजीली इग्नोर्ड बाय द पीपल। ऐसा कौन सा एडवाइस है जो लोग इसे इग्नोर कर दिया करते हैं, लोग इसे नहीं मानते हैं। मतलब कौन सा ऐसा एडवाइस है। यह है कि डोंट स्मोक, वेयर सीट बेल्ट, डोंट ड्रिंक अल्कोहल, डोंट ड्राइव मोटर बाइक। अब थोड़ा सा पैसेज में इसको हम देखने का प्रयास करें। हम पैसेज के बिहाफ से कुछ बात करें कि लोग क्या चीज़ इग्नोर कर देते हैं। लोगों का इग्नोर करने की आदत जो है वो किन चीज़ों को इग्नोर करना चाहते हैं, मतलब करते हैं। अब देखिए तो इसमें दिया है इग्नोर के सेंस में रेगुलरली मोटर बाइक एंड जो हेल्थ डिसीजन के बारे में कुछ बातें हो रही हैं। यहाँ नीचे हम चल रहे हैं, बहुत काफ़ी क्रूशियल मैटर है। नॉन स्मोकर्स, स्मोकिंग के बारे में कहाँ बात हो रही है। देखिए इसमें समझ सकते हैं हम, देखिए वैसे भी थोड़ा सा कॉमन तरीके से अगर देखें तो इसमें सबसे ज़्यादा अगर स्मोकिंग के और अल्कोहल लेने के सेंस की बात हो रही है तो कौन सा ऐसा एडवाइस है जो लोग इग्नोर कर देते हैं। तो सबसे ज़्यादा इग्नोर किया जाने वाला जो वक्तव्य है, जो बातें हैं, वो डोंट स्मोक, क्योंकि पैसेज के हिसाब से लेना है, क्योंकि स्मोक ना करें ऐसा कहना बहुत काफ़ी लोगों को ये लगता है। यहाँ दिया है कि इफ़ यू गिव स्मोकर्स द रियल फिगर्स ऑफ डेथ कॉज्ड बाय स्मोकिंग, अगर हम स्मोकिंग करने के जो डेथ कितने होते हैं इस फिगर को अगर हम समझाएं, विल इट अफेक्ट देयर व्यूज़ ऑन द डेंजर्स ऑफ स्मोकिंग, ऐसा कुछ कहा जाए। अनफॉर्चुनेटली नॉट, मैनी ऑफ द रियल फिगर्स आर इन द फॉर्म ऑफ द पोर्टेबल स्टीवेट्स, यानी कि इतना कहने के बाद में भी लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यानी कि 131 का 1 नंबर ऑप्शन ही सही होगा। 132 और 132 में दिया है कि विच पार्ट ऑफ स्पीच इज अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पर दिया है येट, इसमें दिया है येट वी आर ऑल मेकिंग अ होल रेंज ऑफ डिसीजंस। अच्छा, फिर भी हम लोग पूरी मतलब डिसीजन का रेंज हम मिला रहे हैं, मतलब डिसीजन लेने जा रहे हैं। अब येट जो वर्ड है ना, ये आपका जैसे क्या बोलेंगे हम इस सेंटेंस में, ये जो एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा यूनिट है जो कनेक्टर का काम करता है। मतलब येट का यूज़ हुआ है, लेकिन एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन को जोड़ने के लिए एड का यूज होता है, येट का यूज़। अब ये एडवर्ब हम नहीं कह सकते हैं, गलत हो जाएगा, क्योंकि येट फिर भी हम लोग एक मतलब नए डिसीजन को लेने जा रहे हैं, मतलब नए डिसीजन को बना रहे हैं, प्री डिसीजन ले रहे हैं। फिर भी कहने का मतलब, येट कहने का मतलब ये एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड किया जा रहा है, पहले कुछ और स्टेटमेंट कही गई है और यहाँ कनेक्टर की तरह यूज हुआ है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। कंजंक्शन, ये प्रोनाउन भी नहीं है और ये प्रीपोजिशन भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, कंजंक्शन। अगला है विच पार्ट ऑफ स्पीच इज अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि अंडरस्टैंडिंग दिस प्रोसेस इज क्रूशियल, यानी कि इस प्रोसेस को समझना बहुत काफ़ी निर्णायक है, बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दिस जो है ना, इस पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग कौन सा पार्ट है। आई मीन डिटरमाइनर है, प्रीपोजिशन है, एडवर्ब है या कंजंक्शन है। अब दिस कंजंक्शन तो हो नहीं सकता है क्योंकि ऐड तो किया नहीं है, एडवर्ब नहीं होगा क्योंकि वर्ब को मॉडिफाई नहीं कर रहा है, प्रीपोजिशन भी नहीं है। हाँ, डिटरमाइनर हम कह सकते हैं, यानी कि फर्स्ट नंबर जो ऑप्शन दिया है आपका डिटरमाइनर, ये डिटरमाइनर आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि जो दिस है ना, दिस जो है ये किसी नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। यानी कि जब कभी भी आपके सेंटेंस में अगर दिस आ जाए और दिस के बाद में अगर कोई नाउन आए ना, यानी कि दिस किसी नाउन को मॉडिफाई करे ना, तो ये दिस आपका डिटरमाइनर बन जाता है। यहाँ पर जो दिस है वो आपके डिटरमाइनर की तरह यूज़ हुआ है, मतलब इसमें डिटरमाइनर का सेंस है दिस। ओके, नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं 134 नंबर क्वेश्चन, यह है कि स्मोकर्स रन डबल द रिस्क ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग हर डिजीज, यानी कि स्मोकर जो होते हैं ना, सीधे 2 गुना रिस्क हो जाता है हर डिजीज़ पकड़ने का, मतलब हर डिजीज़ के कांटेक्ट में आने का, मतलब हर डिजीज़ से अफेक्ट होने का, हर डिजीज़ कैच करने का, पकड़ने का। अब दिया है कि जो अंडरलाइन किया हुआ है जो वर्ड कंट्रैक्टिंग है ना, इसका मतलब क्या है। ये रिसीव करना। अच्छा, रिसीव हम
क्या करते हैं, जब खुद हम अपनी एग्रीमेंट, अपनी कंसेंट, अपनी सहमति के साथ किसी को अगर बुलाते हैं तो रिसीविंग होता है। अब हर डिजीज़ को पूरी सहमति के साथ हम थोड़ी ना बुलाएंगे। हम रिमूविंग मतलब हटाना, ये हटाना भी नहीं है। हाँ, कैचिंग है, जो सी नंबर यानी कि थर्ड नंबर ऑप्शन है कैचिंग, ये है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्टिंग हर डिजीज़ का मतलब है कि हर डिजीज़ कैच करना, मतलब हर डिजीज़ से अफेक्टेड होना, अवॉइड करना थोड़ी ना है। अगर हम स्मोकिंग करते हैं तो डबल रिस्क में पड़ जाते हैं, मतलब हर डिजीज़ के कॉन्टैक्ट में आने का, कैचिंग करने का। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है आपका 135, ये क्या बोल रहा है कि एन एग्जाम्पल ऑफ लिमिटेड एरिया ऑफ हेल्थ इज, मतलब हेल्थ का लिमिटेड एरिया क्या होता है। स्मोकिंग नहीं, टेकिंग एक्सरसाइज ये भी नहीं, वेयरिंग सीट बेल्ट ये भी नहीं। आपके लास्ट पैराग्राफ में जो हम देखेंगे पैसेज में दिया है कि टेकिंग मेडिसिन्स एक लिमिटेड एरिया है किसी हेल्थ का। ठीक है, चलिए यहाँ तक बढ़िया है। अब देखते हैं 136, यानी कि जो पेडागोजी के सेंस में होगा। इसमें थोड़ा सा अच्छे से समझने की जरूरत है। यानी कि दिया है कि अ टीचर आस्क हर लर्नर्स टू डिस्कस इन ग्रुप्स ऑफ 4, यानी कि एक टीचर जो है ना बच्चों को कहती है कि 4 के ग्रुप में तुम लोग डिस्कस करो, जॉट डाउन आइडियाज एंड देन डेवलप देम इन आउटलाइन टू राइट अ पैराग्राफ। 4 लोगों के ग्रुप में तुम लोग डिस्कशन करो और इसके बाद में आइडियाज़ को कलेक्ट करके कोई पैराग्राफ को लिखो। लेट्स देन एडिट द पैराग्राफ into the final draft and which stage of writing does this teacher follow here। यानी कि क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से समझिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक टीचर है जो अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को ऐसा बोलेंगे कि 4 लोगों के ग्रुप में तुम लोग डिस्कशन करो और न्यू आइडियाज़ को थोड़ा सा ये समअप करो, एक पैराग्राफ लिखो। और तुम, अब बच्चे वैसा ही करते हैं, मतलब अपने पैराग्राफ को एडिट करते हैं, फाइनल ड्राफ्ट बनाते हैं। इस स्ट्रेटेजी को हम राइटिंग में क्या कहते हैं, क्या हम कौन सी फॉलो करते हैं? ग्रुप वर्क कहेंगे हम? नहीं, ग्रुप वर्क हम नहीं कह सकते हैं। प्रोसेस अप्रोच, प्रोडक्ट अप्रोच, डिस्कशन मेथड। अब देखिए, हालांकि प्रोसेस अप्रोच यहाँ पर बेटर होगा, क्योंकि जब बच्चे डिस्कशन कर रहे हैं ना, मतलब बच्चे जब 4 लोगों के बीच में जब डिस्कशन कर रहे हैं, मतलब डिस्कशन करने के बाद में कुछ आइडियाज़ को जॉट डाउन कर रहे हैं, मतलब कुछ आउटलाइन बना रहे हैं पैराग्राफ, इसके बाद में एडिट कर रहे हैं पैराग्राफ को, फाइनल ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, यानी कि पूरे तरीके से वो इन्वॉल्व है, मतलब हर एक सेंसेस उनकी इन्वॉल्व है। और इस काम को करने में एक प्रोसेस अप्रोच की बात हो रही है। प्रोडक्ट में तो नहीं है कि सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में बात हो रही है, नहीं, सिर्फ डिस्कशन नहीं हो रहा है, एक प्रोसेस के सेंस में है कि अगर किसी भी चीज़ को अगर हमें करना है तो किसी प्रोसेस से करना होगा। हम डायरेक्टली किसी चीज़ को नहीं कर सकते हैं, किसी प्रोसेस में आएंगे तब हो सकता है। यानी कि बी नंबर, यानी कि 2 नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब 37 नंबर जो क्वेश्चन है कि ट्रांजैक्शनल लिसनिंग क्या है। ट्रांजैक्शन यानी कि जो कन्वे हो सकता है एक जगह से दूसरी जगह, जो लिसनिंग। लेस एम्फेसिस ऑन कन्वेइंग इन्फॉर्मेशन, हालांकि पहला तो अच्छा लग रहा है कि लेस एम्फेसिस मतलब दबाव देते हैं इन कन्वेइंग इन्फॉर्मेशन को कन्वे करने पर दबाव देते हैं, ये तो ठीक लग रहा है। फिर भी आगे देखते हैं, लेस एम्फेसिस ऑन हार्मोनियस कम्युनिकेशन इन सोशल कंटेक्स्ट। अच्छा, ट्रांजैक्शन लिसनिंग का मतलब ये कभी नहीं होता है कि सोशल कंटेक्स्ट में बात हो, क्योंकि सिर्फ इसे कन्वे करना है हमें, ये गलत हो जाएगा। डज नॉट रिक्वायर केयरफुल अटेंशन, अब केयरफुल अटेंशन रिक्वायर नहीं होना, ये तो गलत बात है जी। और इस इंटरेक्टिव बाय नेचर के अकॉर्डिंग ये इंटरेक्टिव होते हैं। सिर्फ हम अपनी बातों को जब हम इधर से उधर करने वाले हैं, यानी कि पहुंचाने वाले हैं, तो सिर्फ इसमें हमारा कन्वेइंग इन्फॉर्मेशन है, जिसमें हम ऑप्शन नंबर 1 को ही हम सही मानेंगे। जो ऑप्शन नंबर 1 है ना, यही आपका करेक्ट आंसर है, लेस एम्फेसिस ऑन कन्वेइंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, चलिए यहाँ तक अच्छा है। हम आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं 138 पर, जो कि दिया है कि CALP स्टैंड्स फॉर काल, क्या मतलब क्या होता है। पहला दिया है कॉग्निटिवली एकेडमिक लैंग्वेज ऑफ, मतलब प्रोफिशिएंसी। हालांकि कॉग्निटिवली तो ठीक है, एकेडमिक जो बोला है, एकेडमिक
का यहाँ पर सेंस नहीं होता है। जब बाल विकास बौद्धिक क्षमता की बात होती है ना, तो वहाँ पे एकेडमिक नहीं होता है। जो 2 नंबर है कि कोग्निटिवली एडवांस्ड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, हाँ ये सही है। CALP का मतलब होता है कोग्निटिवली एडवांस्ड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। 3 नंबर है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड एकेडमिक लैंग्वेज, ये ना तो गलत है, ऐसा कोई तो है नहीं नियम, और ऐसा कोई तो फॉर्मेशन नहीं है। कंपैरेटिव एकेडमिक लैंग्वेज, ये भी नहीं है। ऐसा कोई मतलब ये प्रोसेस नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है। 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। 139 में देखेंगे हम कि अ टास्क इन द टास्क बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग मीन्स। टास्क का मतलब क्या होता है लैंग्वेज बेस्ड लर्निंग में, यानी कि टास्क बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग में क्या होता है। पहला जो दिया है, पहला ये बोल रहा है कि एन एक्टिविटी वेयर द टारगेट लैंग्वेज इज यूज्ड बाय द नेचर लर्नर फॉर कम्युनिकेटिव पर्पस। मतलब एक ऐसा एक्टिविटी, मतलब टास्क बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग का मतलब क्या है। तो पहला ऑप्शन बोला है कि कोई ऐसा एक्टिविटी जहाँ पर हम टारगेट लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, लर्नर यूज़ करते हैं अपनी कम्युनिकेटिव पर्पज़ के लिए। दूसरा बोला है कि अ पीस ऑफ वर्क डिजाइंड बाय द टीचर एंड लैंग्वेज। अच्छा, टीचर जब इन्वॉल्व होता है तो वैसा थोड़ी ना है कि हमें लर्निंग की बात हो रही है, सीखने वाले इन्वॉल्व होंगे ना, लर्नर इन्वॉल्व होंगे इसमें। अ टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज, अ टेक्स्ट बुक की तो बात हम कभी कर नहीं सकते हैं, क्योंकि बेस्ट लैंग्वेज लर्निंग मीन्स मतलब है टास्क फॉर टीचर फॉर असेसिंग लर्नर्स लैंग्वेज। अब असेसमेंट की थोड़ी ना बात हो रही है, हमें लर्निंग की बात हो रही है। और जब लर्निंग की बात हो रही है तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सबसे करेक्ट आपका है 1 नंबर, यानी कि ऐसा कोई भी एक्टिविटी जहाँ पर जो टारगेट लैंग्वेज को यूज किया जाता है लर्नर के द्वारा एक कम्युनिकेटिव पर्पज़ के लिए। जब हम अपनी मतलब टारगेट लैंग्वेज को अगर हम सीखना चाहते हैं ना, जैसे हमारी नेटिव लैंग्वेज हिंदी है, हम सीखना चाहते हैं टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश, तो हम अपने नेटिव लैंग्वेज में यानी कि हिंदी में पहले लैंग्वेज में हम कम्युनिकेटिव पर्पज़ के लिए हम बहुत काफ़ी इसको यूज़ किया करते हैं, तब हम लर्निंग करते हैं इंग्लिश की। यहाँ पर अंतर है, यानी कि फर्स्ट नंबर आपका आंसर पार्ट होगा। अब 40 नंबर देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंग्वेज टीचिंग लर्निंग। अब देखिए, जहाँ आपके क्वेश्चन में अगर नॉट का यूज हो रहा है ना, तो वैसे क्वेश्चन को बहुत काफ़ी बारीकी से समझने की ज़रूरत होती है। नॉट का जो सेंस है मतलब कौन सा उद्देश्य नहीं है लैंग्वेज टीचिंग लर्निंग का। पहला दिया है कि कॉम्पिटेंस टू अंडरस्टैंड द वर्ड वन हियर्स, ये तो गलत है जी, क्योंकि जब हमारे पास में एक ऐसी सक्षमता होती है समझने के लिए, जो हम सुनते हैं, सिर्फ सुनने वाला वो लैंग्वेज टीचिंग लर्निंग थोड़ी ना हुआ, जो हम सिर्फ सुन के सीख रहे हैं। एबिलिटी टू रीड विद कम्प्रिहेंशन, माने ऐसी एबिलिटी जो हम पढ़ते हैं, एबिलिटी टू रीड विद कम्प्रिहेंशन के साथ समझते हुए हम पढ़ाई करते हैं। अब देखिए, अब समझते हुए हम जो पढ़ाई करते हैं, हाँ नहीं, ये भी नहीं है, क्योंकि टीचिंग लर्निंग की बात हो रही है, लैंग्वेज टीचिंग लर्निंग, यानी कि पढ़ना सिखाने को लैंग्वेज के बारे में कौन सा उद्देश्य नहीं है। एफर्टलेस एक्सप्रेशन ये भी नहीं। अब देखिए, हाँ, टू नो द हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज। अब देखिए, जो 4 नंबर ऑप्शन आपको दिया है, इसको थोड़ा सा समझिए बढ़िया से कि ये क्या कहना चाहता है। कि ये जो है ना, बहुत काफ़ी इम्प्रेसिव एक ऑब्जेक्टिव नहीं है लैंग्वेज टीचिंग लर्निंग का। अब जब हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज हम जानने लगेंगे तो हमारे लैंग्वेज टीचिंग लर्निंग थोड़ी ना हुआ, यानी कि लैंग्वेज को हम सीख थोड़ी रहे हैं, लैंग्वेज का हम यूज़ थोड़ी ना कर रहे हैं। हम बाकी इन तीनों में ना हम यूज़ कर रहे हैं अपने अपने सेंसेस का, कि हम कैसे हम ये लैंग्वेज को सीखें। लेकिन नो, हिस्ट्री जब जानेंगे तो उसमें हम एक्टिव नहीं है, सीखने के लिए एक्टिव नहीं है। डी नंबर ऑप्शन सही होगा। 141 दिया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज सीखने के लिए कौन सा आपका सही नहीं है, इसमें भी नेगेटिव है, इसको थोड़ा ध्यान से करने की जरूरत है। रीडिंग इज मेकिंग मीनिंग, पढ़ना एक मीनिंग बनाना है, यानी कि पढ़ते हैं तो अर्थ निकालते हैं, ये तो है। अब है, इसीलिए इसको हम मतलब नहीं कर सकते हैं। ग्रामेटिकल रूल्स आर इम्पोर्टेंट फॉर लर्निंग अ मेन लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेज सीखने के लिए ना हमें ग्रामेटिकल रूल्स को समझना जरूरी है। अब देखिए, ये भी तो सही है,
यानी कौन सा सही नहीं है लैंग्वेज को सीखने के लिए। अब लैंग्वेज लर्निंग टेक्स्ट, अच्छा ये भी समय भी लेता है, ये भी बात सही है। लैंग्वेज लर्निंग नीड्स अ कंटेक्स्ट। अब देखिए, अब लैंग्वेज लर्निंग के लिए कौन सुटेबल नहीं है, तो फोर्थ नंबर को हम कहेंगे। क्यों, इसको थोड़ा समझते हैं। क्योंकि लैंग्वेज लर्निंग नीड्स अ कॉन्टेक्स्ट। अब लैंग्वेज सीखने के लिए हमें किसी कॉन्टेक्स्ट की होना बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट नहीं होता है। ये निगेटिव पूछा है और यही निगेटिव है, क्योंकि लैंग्वेज लर्निंग को कभी कॉन्टेक्स्ट की ज़रूरत नहीं होती है। हम अपने नेटिव लैंग्वेज को यूज़ करके टारगेट लैंग्वेज तक हम पहुंचते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं 142। जो 142 दिया है कि फिश इज़ एन इफेक्टिव वे ऑफ टीचिंग लर्निंग ग्रामर, यानी कि मतलब ग्रामर सिखाने के लिए सबसे इफेक्टिव वे ऑफ टीचिंग कौन सा है। ग्रामर सिखाना है हमें, तो सबसे मतलब बेस्ट तरीके से कैसे सिखाते हैं। टीचिंग द रूल्स फर्स्ट अलाउ फॉलोड बाय एग्जाम्पल। पहले हम रूल को बताएंगे तब जाके एग्जाम्पल को बताएंगे। हालांकि ये तो ठीक है, कोई बात ना है। दूसरा देखते हैं, प्रेजेंटिंग ग्रामर फॉर्म इन द नेचुरल डिस्कोर्स एंड देन एक्सप्लेनिंग हाउ द फॉर्म इज मेड एंड यूज्ड। अब 2 नंबर क्या कर रहा है कि पहले हम प्रेजेंटिंग ग्रामर फॉर्म इन अ नेचुरल डिस्कोर्स, यानी कि जब हम बातें करते हैं, जो अपनी बातों को बोलते हैं, स्टोरी सुनाते हैं, जो हमारी लेक्चर होते हैं, पहले उसको हम कहें, स्टोरी को सुना दें, इसके बाद में हम एक्सप्लेन करें कि इसका फॉर्म कैसे यूज होता है, कैसे बनता है। हालांकि ये भी बात सही है, यानी कि पहले वाले से दूसरा और सही लग रहा है। प्रेजेंटिंग सिंगल सेंटेंस एग्जाम्पल इन प्लेंटी ऑफ वेज एंड एक्सप्लेनिंग द फॉर्म। अच्छा, एक को बहुत काफ़ी मल्टीपल वेज यूज़ करना, ये तो गलत बात है, क्योंकि बच्चे कन्फ्यूज हो जाएंगे कि एक ही सेंटेंस को 8 तरीके से हम कैसे बताएं। टीचिंग थ्रू अ टिपिकल ग्रामर वाला सेशन, ये कि ट्रेडिशनल है वो, उसको नहीं कर सकते हैं। इसमें जो सबसे आपका सूटेबल लग रहा है वो ऑप्शन आपका है 2 नंबर। हम सबसे अच्छा अगर कहेंगे किसी को तो वो 2 नंबर ऑप्शन है, जिसको हम अच्छा मानने वाले हैं। क्योंकि हम ग्रामर को ना बहुत काफ़ी नेचुरल डिस्कोर्स में सब कुछ हम कह देते हैं, यूज़ कर देते हैं, इसके बाद में हम बताते हैं कि बना कैसे है और इसका यूज़ कैसे हुआ है। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा 142 में। अब देखिए 143, इसमें बोला है कि व्हाट स्टेटस इज गिवन टू इंग्लिश लैंग्वेज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इंग्लिश को हमारे भारतीय संविधान में कौन सा दर्जा मिला है। रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज नहीं, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज हाँ, ये सही है। यानी कि जो आर्टिकल जो मतलब क्या बोलते हैं, जो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट था ना ओला, उसमें जो मतलब 1963 में जो 343(1) में आपको हिंदी को ना आपको ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया, और वहीं 343 जो आर्टिकल है उसमें मतलब 2 सेक्शन में आपको बताया गया है इंग्लिश को ये कहा गया है कि इंग्लिश एक एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है इंडिया का। एसोसिएट है ये, मतलब ये नहीं है। अब 144 को देखते हैं कि अ लैंग्वेज टीचर आस्क लर्नर्स टू राइट अ पैराग्राफ ऑन द स्कैरसिटी ऑफ वाटर। लैंग्वेज टीचर अपने बच्चों से ये बोलती हैं कि स्कैरसिटी ऑफ वाटर, यानी कि पानी की कमी पर आप पैराग्राफ लिखो। लर्नर्स गैदर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम साइंस एंड सोशल साइंस बुक, और जो बच्चे हैं ना, अब स्कैरसिटी ऑफ वाटर पर कुछ पैराग्राफ लिखने के लिए वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेकर आते हैं, साइंस के बुक से, सोशल साइंस के बुक से, एंड अदर रिसोर्सेज बिफोर राइटिंग। लिखने से पहले अलग अलग बुक से, कुछ साइंस से लेते हैं, कुछ सोशल साइंस से लेते हैं आइडियाज़, तब जाके स्कैरसिटी ऑफ वाटर पे कुछ लिखते हैं पैराग्राफ। अब दिया है कि सच टास्क एम्स एट, और ऐसे टास्क क्या कहे जाते हैं, ऐसे टास्क को हम क्या बोलेंगे। डेवलपिंग द साइंटिफिक एटीट्यूड को मतलब डेवलप करना, ऐसा कहेंगे नहीं, साइंटिफिक थोड़ी ना हुआ। कंप्लीटिंग द सिलेबस और द अदर, मतलब सिलेबस को कंप्लीट करें अलग अलग सब्जेक्ट का एक ही पॉइंट से, टॉपिक से, ये नहीं है। जो 3rd नंबर है अचीविंग लैंग्वेज लर्निंग अक्रॉस कर, हाँ, जो 3rd नंबर ऑप्शन है वो आपका सबसे करेक्ट आपको दिख रहा है कि अचीविंग लैंग्वेज लर्निंग अक्रॉस करिकुलम, यानी कि एक टॉपिक को हमने स्टार्ट किया, अलग अलग लैंग्वेज अलग अलग सब्जेक्ट में हमने एंटर किया ना, तो लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, लैंग्वेज को सीखते सीखते हम अक्रॉस करिकुलम को भी यूज़ करने लगे, अलग अलग सब्जेक्ट को हम लेने लगे, यानी कि 3rd नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। अब देखते हैं आगे जो क्वेश्चन है आपका 145,
या कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन असेसमेंट टूल फॉर लैंग्वेज लर्निंग, यानी कि लैंग्वेज को सीखने के लिए सबसे जो मतलब कौन सा असेसमेंट टूल नहीं है। अब निगेटिव में पूछा है, अब जहाँ कहीं नॉट लग जाए, एक्सेप्ट लग जाए तो उसको बच के रहिए, उससे बहुत बारीकी से समझना है। देखिए ऑब्जर्वेशन शेड्यूल, अच्छा ये ऑब्जर्वेशन शेड्यूल नहीं हो सकता है क्योंकि इसका तो यूज़ हम करते हैं ना हो। असेसमेंट हम कर सकते हैं ऑब्जर्व करके, पोर्टफोलियो की तैयारी करते हैं ऑब्जर्व करते हैं, असाइनमेंट भी करते हैं। हाँ रेलिया जो जिसे हम कहेंगे ना, जो रियल लाइफ एग्जाम्पल का जो टेक्स्ट है, फैक्ट्स होता है ना, उसको हम रेलिया बोलते हैं। अब रियल लाइफ एग्जाम्पल ये कभी असेसमेंट का टूल नहीं माना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट है। नेक्स्ट जो हम देखेंगे 146 नंबर क्वेश्चन, या कि टीचिंग अ नॉवेल इज़ टू प्रमोट, यानी कि नॉवेल को पढ़ाना किस चीज़ को प्रमोट करना है। अब नॉवेल को जब हम पढ़ाते हैं ना तो सबसे पहली चीज़, हाँ ये तो 1 नंबर तो दिख रहा है कि रीडिंग फॉर प्लेजर, प्लेजर के लिए हम रीड करते हैं। रीडिंग फॉर डिटेल्स, डिटेल, हाँ डिटेल थोड़ी ना जानना चाहते हैं। रीडिंग टू बिकम राइटर थोड़ी ना बनना है। लर्न वोकेबुलरी, वोकेबुलरी की बात नहीं होती। नोवेल को सीखना हमें रीडिंग फॉर प्लेजर है, मतलब खुशी के लिए हम पढ़ते हैं। 147 स्टोरी टेलिंग एज आ स्ट्रेटेजी इन लैंग्वेज टीचिंग इज एम्ड एट, यानी कि स्टोरी जो टेलिंग या स्टोरी जो कहते हैं ना, वो स्ट्रेटेजी जो लैंग्वेज टीचिंग में होता है उसका एम लक्ष्य क्या होता है। मोरल्स को सीखना नहीं, लर्निंग टू रीटेल मतलब उस कहानी को सुनकर फिर बोलना, ये भी नहीं है। अब इंगेजिंग लर्नर्स विद लैंग्वेज, ये भी नहीं है। टेस्टिंग द मेमोरी ऑफ लर्नर्स, यानी कि लर्नर्स सीखने वालों की जो मेमोरी को टेस्ट करना, ये भी नहीं है। अब जब हम स्टोरी टेलिंग जो होता है स्ट्रेटेजी लैंग्वेज में, इसका एम क्या होता है, इसका लक्ष्य क्या होता है। हाँ, जो पहला देखिए उसको हमने कट कर दिया था, लेकिन सही वही ऑप्शन है, यानी कि लर्निंग द मोरल्स। स्टोरी को हम सुनाते हैं, स्टोरी को अगर हम कहते हैं ना तो सबसे उसका इम्पोर्टेंट पार्ट यही होता है कि उससे हम मोरल जो निकला है उसको हम सीखें। उसके कहने का मतलब क्या है। 148 नंबर क्वेश्चन दिया है कि इनपुट हाइपोथेसिस रेफर्स टू, हाइपोथेसिस को इनपुट करना क्या रेफर करता है। पहला दिया है कि इन द रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट द लर्नर इज एक्सपोज टू ऑफ अ लैंग्वेज एंड लैंग्वेज एक्विजिशन। हाँ, जो हाइपोथेसिस को जो इनपुट करना ये दिखाता है कि जो लैंग्वेज जो एक्सपोज किए जाते हैं और जो लैंग्वेज एक्विजिशन है, इन दोनों के बीच में जो क्या रिलेशनशिप है, इसको बाद में बताता है। ये तो करेक्ट लग रहा है। रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट लैंग्वेज ऑफ द लर्नर्स नो एंड लैंग्वेज दे आर टॉट, अच्छा जो जानते हैं और जो सिखाया जाता है इसके बारे में रिलेशन, ऐसा थोड़ी है। रिलेशनशिप अमंग लर्नर टीचर एंड मेटेरियल, असल टीचर के और लर्नर के बीच में जो रिलेशन को, ऐसा नहीं है। और सारे इनपुट स्कूल के होते हैं, ये भी गलत है, यानी कि 1 नंबर आपका सही है। ठीक है, कि जो लैंग्वेज जो एक्सपोज किए जाते हैं और लैंग्वेज जो एक्विजिशन मतलब एक्वायर हमने किया है उसके बीच में रिलेशन को बताता है। 149 नंबर क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक्स द कम्युनिकेशन अ साइक्लिक प्रोसेस, कौन सा ऐसा जो प्रोसेस है वो साइक्लिक प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। यानी कि तुम मुझे दो, मैं तुम्हें दूंगा, यानी कि एक दूसरे के बीच में, दो लोगों के बीच में आदान प्रदान जो एक्सचेंज होता है। पहला जो अच्छा सेंडर तो ऐसा है कि सिर्फ अपनी बातों को इनकोड करके किसी दूसरे के पास भेज देता है। जैसे हम व्हाट्सएप पे कुछ मैसेज करते हैं तो हम कुछ बातों को, अपनी बातों को ना हम शब्दों में इनकोड कर देते हैं और भेज देते हैं, ये सेंडर कहे जाते हैं। और जो रिसीव करता है उसको पा लेता है और उसको डिकोड करके पढ़ता है, वो समझ जाता है कि मेरे कहने का मतलब क्या था, तो रिसीवर हुआ। इसमें एक्सचेंज थोड़ी ना हुआ, न सेंडर न रिसीवर। हाँ, फीडबैक जो है ना, थर्ड नंबर जो दिया है आपका फीडबैक, ये जो फीडबैक जो प्रोसेस है इसमें एक्सचेंज होता है। मतलब हमने आपको एक लर्निंग दी, हमने आपको एक सब्जेक्ट टॉपिक हमने बताया, किसी पॉइंट को हमने बताया, इसके बदले में मुझे कुछ, मैंने असेसमेंट किया, मैंने कुछ पूछना चाहा और उसके बारे में कुछ जवाब मेरे को मिला, वो फीडबैक होता है। ये साइक्लिक प्रोसेस तो ये है, क्योंकि हमने बताया फिर आपको बताना है, असेसमेंट होना चाहिए। ये फीडबैक आपको ये बोला जा सकता है कि साइक्लिक प्रोसेस है कम्युनिकेशन का। नेक्स्ट जो है 150
और 150 बोला है कि टॉप डाउन प्रोसेस ऑफ रीडिंग, यानी कि पढ़ने का जो टॉप डाउन प्रोसेस है वो क्या है, इन चारों में से क्या है, कौन सा। टॉप डाउन प्रोसेस एक देखिए क्या है, एक बटम अप प्रोसेस होता है और एक टॉप डाउन प्रोसेस। टॉप डाउन कहने का मतलब है कि सबसे पहले एक स्टोरी हम सुनाएंगे, अब स्टोरी में से सेंटेंस को हम तोड़ेंगे, अब सेंटेंस को तोड़ने के बाद में सेंटेंस में कुछ वर्ड होते हैं, उस वर्ड को तोड़ेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन सा है, उस वर्ड को तोड़ के हम लेटर को पहचानेंगे कौन वॉवेल है कॉन्सोनेंट है। यानी कि जब ऊपर से नीचे की ओर हम आते हैं ना, अब बड़ा जो स्टोरी बता दिए तब जाके सेंटेंस में तोड़े, सेंटेंस को हम वर्ड में तोड़े, वर्ड को हम लेटर में तोड़े, इसको हम टॉप डाउन प्रोसेस कहते हैं। अब इसमें पहला जो बोला है कि प्रोसीड्स फ्रॉम होल टू पार्ट, यानी कि हाँ इसको कह सकते हैं, यानी कि पूरा से छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, इससे हम टॉप डाउन प्रोसेस कहते हैं, ये तो सही है। 2 नंबर है कि प्रोसीड्स फ्रॉम पार्ट टू होल, यानी कि छोटे टुकड़े से बड़ा बनाना, ये तो अब बटम अप अप्रोच हो गया। प्रोसीड्स फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी, ये तो दूसरा सेंस है। प्रोसीड्स फ्रॉम बटम टू टॉप, यानी कि नीचे से ऊपर, ये गलत है। यानी कि 1 नंबर ऑप्शन ही आपका करेक्ट होगा, जो कि इसमें आपको दिया है कि प्रोसीड्स फ्रॉम होल टू पार्ट, यानी कि बहुत काफ़ी बड़े लेवल से छोटे छोटे टुकड़ों में बंटकर और उसे समझना, इसे हम टॉप डाउन प्रोसेस यानी कि अप्रोच हम कहते हैं। चलो ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल। और उम्मीद है कि आपको समझ में बहुत अच्छे तरीके से आया। अगर आपको अच्छा लगता है ना, समझ में अगर अच्छे से आ रहा है, तो इसको वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ शेयर कीजिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है ना, तो ऐसे ही प्रैक्टिस सेट को पाने के लिए ना, आप हमारे चैनल लिंग्वा फ्रैंका एकेडमी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि हर बार नॉलेजेबल वीडियोस आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। चलिए ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल।